वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग फैक्ट। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो स्टोरी है हमें बताई है प्रियांश जो कि देहरादून के रहने वाले हैं। 2019 में इनके साथ इतने मल्टीपल पोजेशन के केस हुए कि इनकी पूरी फैमिली मौत के मुंह तक पहुंच गई और उनकी पूरी फैमिली इस चीज से कैसे बाहर निकली ये आपको देखने और सीखने की जरूरत है। आज हम इस इंसिडेंट में जानेंगे कि कैसे 4 कजन घूमने निकले और उनमें से एक कजन कैसे बहुत ही बुरी तरीके से पोजेस्ड हो गया, जिसकी वजह से उसका पूरा परिवार बर्बाद होते होते बच गया। आज का जो रियल इंसिडेंस है वो हमें बताया है प्रियांशु ने। प्रियांशु जो कि देहरादून के रहने वाले हैं, वो बताते हैं कि वो शुरू से ही देहरादून में रहते आए हैं और उनकी जो पढ़ाई लिखाई थी वो भी देहरादून में ही हुई थी और उनका एक अच्छा खासा बिजनेस भी था। तो एक दिन प्रियांशु के पास उसके जो हिमाचल वाला कजन है जिसका नाम अमन है, उसका कॉल आता है। जो अमन है वो अपने बर्थडे पार्टी के लिए प्रियांशु को हिमाचल इनवाइट करता है। तो प्रियांशु भी काफी दिनों से बाहर नहीं निकला था, तो वो भी इस चीज के लिए एग्री हो जाता है। तो यहीं पर 2 लोगों की और एंट्री होती है। जो अमन है वो अपने लुधियाना वाले 2 कजन जिनका नाम ललित और तन्मय था उन्हें भी इनवाइट करता है। वो भी लुधियाना में अच्छी खासी अपनी पढ़ाई कर रहे थे, पर वो भी काफी दिनों से बाहर नहीं निकले थे, इसलिए वो भी इस चीज के लिए एग्री हो जाते हैं और उनका प्लान बनता है कि वो चारों हिमाचल पहुंचकर बहुत ही ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं बर्थडे पार्टी के लिए। उसके बाद प्लान बनता है, लुधियाना वाले जो कजन थे वो अपनी स्कूटी लेकर निकलते हैं और यहाँ से जो प्रियांशु है देहरादून से अपनी स्कूटी लेकर निकलता है। उसके बाद वो सब मिलकर हिमाचल की तरफ मूव करते हैं। रास्ते में वो लोग काफी एंजॉय करते हैं। वो बताते हैं कि उस टाइम पर मौसम भी बहुत अच्छा था और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। ऐसे ही ट्रैवल करते हुए मस्ती करते हुए वो हिमाचल पहुंच जाते हैं। उसके बाद चारों मिलकर प्लान बनाते हैं कि वो रात को एंजॉय करेंगे, रात को एक रिजॉर्ट में रुकेंगे और काफी सारी ड्रिंक करेंगे और पार्टी एंजॉय करेंगे। लेकिन उसके बाद तभी जो हिमाचल वाला कजन है अमन, उसके घर से फोन आता है और घर वाले कहते हैं कि उन्हें एक फैमिली फंक्शन अटेंड करना है, उसके बाद वो अपनी पार्टी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो उसके बाद अमन ने बताया कि उन्हें एक रिलेटिव का फैमिली फंक्शन अटेंड करना है, क्योंकि परिवार से घर से कोई भी नहीं जा पा रहा, इसलिए हमें अटेंड करना है। तो उसके बाद हम अपनी पार्टी एंजॉय कर लेंगे। उसके बाद अमन ने फंक्शन का डिस्क्रिप्शन देते हुए बोला कि ये जो फंक्शन है वो नंगल डैम पर होने वाला है, जो कि पहाड़ी के ऊपर होने वाला है और वहां पर भी हम बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं। लेकिन अमन और जो प्रियांशु था उनके दिमाग में ये चीज चल रही थी कि जो पहाड़ों में जो परफ्यूम है वो लगाना ठीक नहीं होता। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ जो लुधियाना वाले कजन थे, जो ललित और तन्मय थे, वो इन चीजों से बेखौफ थे। उन्होंने ये चीज बोली भी कि पहाड़ों में जो फंक्शन होते हैं वहां पर इतना ज्यादा परफ्यूम लगाना अच्छी बात नहीं है। लेकिन जो लुधियाना वाले जो कजन थे उन्होंने कहा कि गर्मी बहुत ज्यादा है और पसीना बहुत ज्यादा आता है, इसलिए उन्होंने बहुत ज्यादा परफ्यूम लगा लिया था। तो उसके बाद तैयारी करने के बाद वो लोग फंक्शन के लिए निकलते हैं। उन्होंने उस टाइम थोड़ी सी ड्रिंक भी कर रखी थी, तो वो लोग 2 स्कूटी पर 2-2 करके ऐसे मतलब बैठ जाते हैं और फंक्शन के लिए निकल जाते हैं। तो वो लोग एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पे उन्हें स्कूटी खड़ानी थी और स्कूटी खड़ाने के बाद उन्हें जो है कि पैदल ही ऊपर जाना था, क्योंकि स्कूटी ऊपर पहाड़ी के ऊपर जा नहीं सकती, इसलिए उन्हें पैदल ही पहाड़ी के ऊपर जाना था जहाँ पर फंक्शन था। उसके बाद जब वो लोग पैदल पहाड़ी पर चल रहे थे तभी जो हिमाचल वाले कजन है और जो देहरादून वाले कजन है उन लोगों को मजाक सोचता है। वो लोग दोनों लुधियाना वाले जो कजन है उन दोनों को डराते हैं कि यहाँ पर रात के टाइम पे बाघ आ जाते हैं, चीता आ जाते हैं, जो कि लोगों को ऐसे ही कच्चा खा जाते हैं। तो ये सब सुनने के बाद जो लुधियाना वाले दोनों कजन थे वो डर जाते हैं। लेकिन लुधियाना वाला जो एक कजन था जिसका नाम तन्मय था, वो तन्मय जो कि सबसे छोटा था और सबसे ज्यादा निडर भी था। प्रियांशु ने बताया कि हम लोग ऐसे चल रहे थे जैसे पहले नंबर पे हिमाचल वाला कजन चल रहा था, दूसरे नंबर पर प्रियांशु था और तीसरे नंबर पर ललित और चौथे नंबर पर तन्मय। तो जब वो लोग जा रहे थे तब तन्मय को ऐसा लगा जैसे पीछे से उसके पीछे कोई चल के आ रहा हो, जैसे किसी के चलने की आवाज आ रही, जैसे पत्ते दबने की आवाज आती है, ऐसे चलने की आवाज आ रही थी। ये सब सुनने के बाद तन्मय काफी ज्यादा मतलब डर जाता है और जो कजन थे उसके आगे जा रहे थे वो उन्हें रुकने के लिए बोलता है और वो बोलता है कि ऐसा लग रहा था जैसे उसके पीछे कोई चल के आ रहा हो। तो तभी तन्मय पीछे देखता है तो वहां पर कोई नहीं होता। ये सब देखने के बाद तन्मय थोड़ा रिलैक्स फील करता है और सोचता है कि शायद उसका वहम था। तो ये सब होने के बाद वो लोग थोड़ा नॉर्मल होते हैं और फंक्शन में पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद वो काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं, खाना खाते हैं, ड्रिंक करते हैं। फैमिली फंक्शन अटेंड करने के बाद वो लोग रिजॉर्ट के लिए निकल जाते हैं। यहाँ मैं बता दूं कि तन्मय ने, जो कि सबसे छोटा कजन था, उसने बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं कर रखी थी, बाकी सबने ड्रिंक कर रखी थी। जो कि प्रियांशु था उसने थोड़ी कम ड्रिंक कर रखी थी, तो इसलिए जो स्कूटी को जो ड्राइव करना था वो एक स्कूटी को तन्मय ड्राइव करता है और दूसरी स्कूटी को प्रियांशु ड्राइव करता है। बाकी जो 2 कजन जिन्होंने ज्यादा पी रखी थी वो पीछे बैठ जाते हैं। तो इस तरह वो लोग रिजॉर्ट के लिए निकल जाते हैं। तो जब वो रिजॉर्ट की तरफ जा रहे थे तब अचानक से तन्मय को ऐसा लगा जैसे पीछे से उसे किसी ने आवाज लगाई हो। ये सब सुनने के बाद जो तन्मय था वो अपने जो कजन था, जो कि लुधियाना कजन था, वो उससे पूछता है कि तूने सुनी आवाज, पीछे से कोई आवाज लगा रहा है।
तो जो कज़न था उसने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी, तो वो कहता नहीं नहीं मैंने कोई आवाज़ नहीं सुनी, वैसे ही मेरा सिर दर्द हो रहा है, वैसे ही चक्कर आ रहा है मुझे, तू बस चल। तो ये सब होने के बाद वो फिर से कंटिन्यू रिजॉर्ट की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी जो प्रियांशु था वो कहता है कि चलो थोड़ी सी और लिख कर ले लेते हैं, हम रिजॉर्ट पहुंच के अच्छे से ड्रिंक करेंगे और बहुत अच्छा एंजॉय करेंगे और नाच गाना करेंगे। तो ये सोचने के बाद मतलब फिर वो और ज़्यादा एक शॉप होती है वहाँ पे अभी तक खुली थी, तो वो वहाँ से लिख कर लेते हैं। और जो लिक्कर की जो बोतल थी वो वैसी मतलब कहीं पे रखने की जगह नहीं थी, इसलिए वो डिग्गी में रख लेते हैं। तो तन्मय कहता है कि चलो ठीक है तुम लोग ट्रिपलिंग कर लो, वैसे ही मैंने ड्रिंक नहीं कर रखी है तो मैं एडजस्ट कर लूंगा, थोड़ा आगे बैठ के तो उसे रिजोर्ट तक पहुंचा दूंगा। जो वो लोग जा रहे थे तब प्रियांशु ने बताया कि उसकी जो नजर थी वो बार बार तन्मय के ऊपर जा रही थी, क्योंकि वो मतलब बहुत ही अजीब रिएक्ट कर रहा था। प्रियांशु ने बताया कि वो बार बार इधर उधर देख रहा था जैसे उसके आसपास कोई है जिसको वो देख रहा है। तो उसके बाद प्रियांशु ने बताया कि अचानक से प्रियांशु का पता नहीं क्या दिमाग घुमा कि उसने जो स्कूटी थी वो लेन से उतार के कच्चे रास्ते में खेत की तरफ जाकर निकाल दी। उसके बाद उसकी जो स्कूटी थी वो डिसबैलेंस हो गई और वो गिर गया। ये सब हम लोग बताते कि अच्छा खासा स्कूटी चला रहा था, पता नहीं इसके दिमाग में क्या आया कि वो उस तरफ उसने स्कूटी मोड़ ली और वहां जाकर वो गिर गया। वो लोग फटाफट उसके पास गए और देखा कि वहां पर स्कूटी गिरी हुई है और जो लिक्कर थी वो सारी टूट फूट गई थी और जो तन्मय था उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, ऐसा लग रहा था उससे काफी ज्यादा चोट लग गई है। इसके बाद उन लोगों ने तन्मय को उठाया, जैसे तैसे उन्होंने एडजस्ट किया स्कूटी में, उसको हॉस्पिटल ले गए और हॉस्पिटल में जाके पता लगा कि उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया है। उसके बाद सारे कजन्स ने उससे पूछा भाई उसने ऐसा क्यों किया, भाई ऐसा क्या हो गया था जो उसे स्कूटी उस साइड मोड़नी पड़ी और वहां पर वो जाकर गिर गया। तो ये सब सुनने के बाद जो तन्मय था उसके पास कोई भी जवाब नहीं था। वो कहता कि पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं था या नहीं था, मेरे को समझ में कुछ भी नहीं आ रहा, मतलब कहने का मतलब उसके पास जवाब ही नहीं था। तो ये सब सुनने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं ऐसा कैसे हो गया। उसके बाद रात के लिए जो लुधियाना वाला दूसरा कजन था वो तन्मय के पास रुक जाता है और जो बाकी कजन थे वो कहते हैं कि वो लोग भी आसपास की धर्मशाला में रुक जाएंगे, क्योंकि रात के टाइम पे हॉस्पिटल में ज्यादा लोगों को रुकने भी नहीं दिया जाएगा, तो इसलिए वो लोग आसपास धर्मशाला में रुक जाते हैं। तो उसके बाद रात के टाइम वो लोग धर्मशाला में आराम कर रहे थे, तभी हॉस्पिटल से कॉल आता है जो कि तन्मय का जो दूसरा लुधियाना वाला कजन था जिसका नाम ललित था, वो फोन कर उन्हें बताता है कि जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ, ये तन्मय काफी अजीब हरकतें कर रहा है, अजीब चिल्ला रहा है, वही बता रहा है कि मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। तो ये सब सुनने के बाद जल्दी से हॉस्पिटल आते हैं। हॉस्पिटल आने के बाद तन्मय से पूछा जाता है भाई क्या हुआ, क्यों ऐसी हरकतें कर रहा है। तो वो बताता है कि जब ये कजन, उनके जो कजन थे, जो लुधियाना वाले कजन थे, जब वो सो रहे थे तब उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके बेड के आसपास कोई चल रहा है। और ये सब देखने के बाद जब वो डर के मारे जब अपनी चद्दर मुंह पे ले लेते हैं, तब उनकी जो चद्दर थी ऐसा लगा किसी ने जोर से उनकी चद्दर खींच ली हो। और उसके बाद उन्हें एक ऐसी अजीब सी एंटिटी, ऐसी डरावनी एंटिटी दिखाई देती है और उनसे कहती है कि चल मेरे साथ चल, मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगी। ये सब सुनने के बाद उनके जो बाकी सारे कजन थे उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, वो काफी ज्यादा डर जाते हैं। और उसके बाद जब सुबह होती है वो उसे डिस्चार्ज कराकर उसके जो पैर में प्लास्टर था उसी पोजीशन में वो लोग लुधियाना के लिए निकल जाते हैं। और लुधियाना पहुंचने के बाद वो लोग जो तन्मय के जो पेरेंट्स थे वो काफी ज्यादा सपोर्टिव होते हैं, वो ज्यादा कुछ पूछते नहीं है। पूछने पर बस वो लोग बता देते हैं कि वो बारिश हुई थी तो इसकी वजह से जो स्कूटी थी वो स्लिप कर गई, जिसकी वजह से ये फ्रैक्चर हो गया। तो वो लोग वहां पर चाय वाय पीते हैं, वो लोग दोनों कजन को जो लुधियाना में रहते हैं उन्हें वहीं पर छोड़ के वापस घर चले जाते हैं। उसके बाद कुछ दिनों बाद जो प्रियांशु है वो लुधियाना के जो दूसरे कजन थे उनसे फोन करके बात करते हैं और जो तन्मय था उसके बारे में पूछते हैं कि वो अब कैसा है, मतलब सब ठीक है। तो वहां से वो जो कजन थे वो कहते हैं कि नहीं, तन्मय ठीक नहीं है, उसे कुछ हो गया है। पूछने पर बताते हैं कि वो रात को सोता नहीं है, उसे ऐसा लगता है जैसे उसके कमरे के कोने में कोई खड़ा है। और जब से वो वापस आया है उसके जो हाव भाव है वो काफी ज्यादा बदल गए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उसे पोजेस कर लिया है। ये सब करने के बाद उन्होंने कहा कि जो उसके घर वाले हैं, जो उसके पेरेंट्स हैं, वो इन चीजों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन फिर भी उनके कहने पर उन्होंने उससे बात करी और उसने बताया कि उसके कमरे में उसके बेड के आसपास कोई एंटिटी घूमती रहती है, उसके चद्दर वद्दर खींचती है और काफी अजीब सी आवाजें आती है जो कि सिर्फ तन्मय को ही सुनाई देती है और वो उसे काफी ज्यादा परेशान करती है। और यहाँ पर प्रियांशु बताते हैं कि उन्हें जो चीजें पता लग रही थी उसे ये पता लग रहा था कि जो तन्मय था उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी, ये चीजें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और वो जो एंटिटी थी वो उसे बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। उसके बाद टाइम आता है 2019 से 2020 का, ये लॉकडाउन का टाइम था जो कि शुरू हो गया था। उसके बाद ये जो आपस में जो कजन्स थे, जो तन्मय को छोड़ के जो बाकी कजन थे, वो आपस में डिस्कस करते थे और तन्मय के बारे में ही बातें करते थे कि कैसे उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। जो तन्मय था वो अपने पापा का बिजनेस संभालता था, वो दिन में काम करता था और शाम को आके रात को सो जाता था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उसके पास कोई काम नहीं था तो वो दिन में तो सोता नहीं था, इसलिए रात में वो एंटिटी से परेशान करती थी, इसलिए वो रात को भी सो नहीं पाता था।
इसके बाद तन्मय अपनी मम्मी से ये सारी बातें शेयर करते हैं। उन्हें कहते हैं कि मम्मी, रात के 1 से 1:30 बजे के बीच ऐसे लगता है जैसे मेरे बेड के जो आसपास है कोई चल रहा है। ऐसा लगता है कि कोई एंटिटी है जो बेड के कोने में, जो कमरे के कोने में खड़ी है, मुझे काफी मतलब तंग करती है ये सारी चीजें। तो शुरू में उसकी मम्मी थोड़ा मतलब रिएक्ट नहीं करती, इग्नोर कर देती है, लेकिन तन्मय कहता है कि आप खुद चल के जब मेरे कमरे में जाके सोओगे तो आपको खुद ये चीजें फील होंगी। तो ये सब सुनने के बाद जो उसकी मम्मी है वो उसके कमरे में उस रात सोती है। तो हुआ क्या, एग्जैक्ट 1 से 1:30 बजे के बीच में उसकी मम्मी की आंख खुल जाती है। उसके बाद वो थोड़ा सा नॉर्मल बिहेव करती है, कि सोचती है कि शायद ऐसे ही खुल गई होगी, तो ये ज्यादा मतलब ध्यान नहीं देती। तो ऐसे ही अगले दिन भी, उसके बाद अगली रात को भी जब उसकी मम्मी उसके कमरे में सोती है तब उसकी मम्मी की फिर से नींद 1 से 1:30 बजे के बीच में खुल जाती है। और इस टाइम पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे कमरे में कुछ चल रहा है, लेकिन जब वो देखती है तो कमरे में कोई नहीं होता। उसकी मम्मी तीसरा दिन नहीं लेती और सीधे उसके पापा को बता देती है कि कैसे तन्मय के साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं, उसके कमरे में कोई ऐसी एंटिटी है जो उसे परेशान कर रही है, जो उसे रात को सोने भी नहीं देती। तो ये सब सुनने के बाद जो उसके पापा है वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करते, वो कहते नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो उस टाइम पर जो उनकी फैमिली में जो फाइनेंशियल लॉसेस थे वो काफी ज्यादा शुरू हो गए थे और हेल्थ इशू भी बहुत ज्यादा होने लगे थे। तो ये चीज सुनने के बाद जो तन्मय के पापा है वो डिसाइड करते हैं कि अब वो उसके साथ सोएंगे। तो वो उसके साथ सोते हैं, उसके कमरे में सोते हैं। जो पहली रात जब वो सोते हैं तो उसके पापा की भी आंख एग्जैक्ट 1 से 1:30 बजे के बीच में खुल जाती है। इसके बाद खुलने के बाद वो अपने आप को दिलासा देते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, शायद मेरे मन में यही था कि शायद 1 से 1:30 बजे के बीच ऐसा कुछ होगा, तो इसलिए उसकी आंख जो है खुल गई। 1 हफ्ते तक लगातार वो तन्मय के कमरे में सोते हैं और उनकी आंख हमेशा 1 से 1:30 बजे के बीच में खुल जाती है। इसके बाद उन्हें विश्वास हो जाता है कि हाँ सच में इसके कमरे में कुछ तो ऐसी चीज है, कोई ऐसी बात है जो इसके साथ हो रही है। उसके बाद जो तन्मय के पापा हैं वो अपने रिलेटिव्स को फोन करते हैं और उन्हें ये पता चलता है कि एक मंदिर है जिसका नाम है चिंतपूर्णी माता मंदिर, और इस मंदिर की बहुत ज्यादा मान्यता है। और कहा जाता है कि ऐसी चीज अगर एक बार इस मंदिर में आ जाती है तो वो बिल्कुल ही नष्ट हो जाती है। इसके बाद जो तन्मय के पापा है वो तन्मय को इस मंदिर में लाने का डिसाइड करते हैं और एक दिन प्लान बनाकर उसे इस मंदिर में लाते भी हैं। और यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पर मंदिर में दर्शन करने के लिए काफी लंबी लाइन लगती है। और वो जब तन्मय को लेकर आए थे तो उस टाइम पर काफी लंबी लाइन थी और वो लाइन में ही बाहर मंदिर के बाहरी लाइन में खड़े हुए थे। उसी टाइम जो तन्मय था वो बेहोश हो जाता है। पहले तन्मय कहता है कि उसके सिर में दर्द हो रहा है, उसके बाद वो बेहोश हो जाता है। ये सब देखने के बाद जो तन्मय के पापा है वो काफी ज्यादा डर जाते हैं और काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और दूसरों से मदद मांगने लगते हैं और ऐसे इंसान को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि जो उनके बेटे को ठीक कर सके। कुछ लोगों से उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर एक बाबा बैठते हैं, वो काफी सिद्ध बाबा है और वो लोगों का भला करते हैं और वो ही इनके बेटे को ठीक कर सकते हैं। ये सब सुनने के बाद वो तन्मय की जो मम्मी है उन्हें तन्मय के पास छोड़कर उन बाबा से मिलने के लिए चले जाते हैं और उन बाबा को जाकर सारी बातें बताते हैं कि कैसे उनके बेटे के साथ 2019 से ये सब होता आया है। तन्मय के पापा कहते हैं कि प्लीज मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। काफी ज्यादा जो बाबा जी थे उनके हाथ पैर जोड़ते हैं। तो उसके बाद जो बाबा कहते हैं कि मुझे पहले से ही सारी बातें पता है। वो बताते हैं कि कैसे ये चीज कहाँ से शुरू हुई, कैसे वो हिमाचल में जब वो पैदल पैदल जा रहे थे तो जो तन्मय था उसे पीछे किसी ने आवाज लगाई, उसी किसी एंटिटी ने पीछे से आवाज लगाई थी जिसने तन्मय को पोजेस कर लिया था। उसके बाद तन्मय जो था काफी ज्यादा वीक हो जाता है। उसके बाद जो स्कूटी वाला जो इंसिडेंस हुआ था उसके बाद तन्मय और भी ज्यादा वीक हो गया था। उसके बाद लॉकडाउन की सिचुएशन की वजह से वो घर में ही रहा और उस एंटिटी ने तन्मय को उस घर में पूरी तरीके से पोजेस कर लिया और बांध के रखा। तो ये सब सुनने के बाद जो तन्मय के जो पापा थे वो बोलते कि अब क्या किया जाए, आप प्लीज इसका निवारण कीजिए। उसके बाद जो बाबा थे उन्होंने तन्मय के जो पापा थे उन्हें एक ताबीज दिया और कहते कि ये ताबीज उतरने नहीं देना है और जिस दिन ये ताबीज उतर गया उसी दिन ये खंडित हो जाएगा। उसके बाद जो तन्मय के पापा थे वो ताबीज लेते हैं, तन्मय के पास जाते हैं और तन्मय को पहनाकर बाबा जी का आशीर्वाद लेकर घर की तरफ निकल जाते हैं। उसके बाद प्रियांशु ने बताया कि उसके बाद धीरे धीरे जो तन्मय की जो हालत थी वो ठीक हो जाती है, सब कुछ नॉर्मल होने लग जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ ऐसी गलती हो जाती है जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा पछताना पड़ता है। तो वही गलती हुई। एक दिन तन्मय था जो अपने दोस्तों के साथ स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहा था, तभी उसका जो ताबीज है वो गले से उतरकर स्विमिंग पूल में गिर जाता है। उसे पता भी नहीं चलता। जैसे ही उसका जो ताबीज है गले से निकलता है वैसे ही वो स्विमिंग पूल में ही बेहोश हो जाता है। ये सब देखने के बाद जो उसके दोस्त हैं उसे स्विमिंग पूल से निकालकर उसे घर की तरफ ले जाते हैं। तब तक उसे होश आ जाता है, लेकिन उन सबको ये ध्यान ही नहीं होता कि उसके गले से जो ताबीज है वो निकल चुका है। वो सारी चीजें भूल जाते हैं। इसकी वजह से 1-2 महीने बाद तन्मय के साथ वही सारी चीजें दोबारा से होने लगती हैं। अब तो उसके ऊपर वो एंटिटी थी वो बैठकर उसका गला दबाने लग जाती थी और ये सारी चीजें बहुत ही नॉर्मल हो गई थी। उसे स्लीप पैरालिसिस होने लगे थे। वो एंटिटी हमेशा तन्मय के रूम में ऐसे ही घूमती रहती थी जो कि तन्मय को काफी ज्यादा परेशान कर रही थी। और जब उसके पापा को ये सारी चीजें पता चलती है कि कैसे ताबीज निकल गया है और उसके साथ ये सब दोबारा से फिर से हो रहा है, तो
वो तन्मय को मेहंदीपुर बालाजी लेकर जाते हैं। वहां जाने के बाद 2-3 महीने तक तो जो तन्मय था उसे राहत मिलती है, उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन 2-3 महीने के बाद फिर से उसके साथ यही सब कुछ होने लगता है। वो एंटिटी फिर से आती है, उसे फिर से परेशान करती है। ये सब देखने के बाद जो उनके पापा हैं वो फिर से डिसाइड करते हैं कि वो फिर से उन्हीं चिंतपूर माता मंदिर के जो बाबा जी हैं उनके पास लेकर जाएंगे। मंदिर पहुंचने के बाद जो तन्मय के जो पापा हैं वो सारी बातें वो बाबा जी को बताते हैं और कहते हैं कि कैसे जो ताबीज था वो स्विमिंग पूल में गिर गया। तो बाबा जी बोलते हैं कि मुझे सब पता है, अगर अब इस बच्चे को अगर बचाना है तो उन्हें हवन करना पड़ेगा। तो तन्मय के जो पापा है ये सुनने के बाद वो बिल्कुल भी देर नहीं करते और वहीं पर ही हवन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। यहाँ पर प्रियांशु बताते हैं कि उस टाइम पर वो भी वहां पर मौजूद थे और उन्होंने ये सारी चीजें अपनी आंखों से देखी थी, कैसे हवन की प्रक्रिया चल रही थी और जो तन्मय था उसे गोल चक्कर में बीच में बिठाया गया था और वो हाथ के बल, उसका हाथ जो था वो जमीन पर था और कैसे पलती मारकर बैठा हुआ था और वो अपने आप को हाथ के बल 3-3.5 फुट उछाल कर ऐसे उछाले जा रहा था, मतलब ऐसे तड़प रहा था, उछाले जा रहा था, ऐसे चिल्ला रहा था। वो लोग ये सब देखकर काफी ज्यादा मतलब शॉक थे, वो काफी ज्यादा मतलब डर गए थे, कैसे वो मतलब ऐसे बैठे हुए अपने आप को 3-3.5 फुट उछाल रहा था। उसके बाद जो गुरुजी थे, जो बाबा थे, उन्होंने पूरी हवन की प्रक्रिया जो थी वो समाप्त की, खत्म की। जिसके बाद जो तन्मय था वो बेहोश हो गया था। उसके बाद घर वालों ने उसे पानी वानी पिलाया। उसके बाद जब वो होश में आया तो वो बिल्कुल ठीक था, मतलब बाबा जी ने बोला कि अब वो बिल्कुल ठीक है, उसके ऊपर जो भी विपत्ति थी वो सारी हट चुकी है। लेकिन बाबा जी ने ये भी बताया कि अब एक प्रक्रिया और है जो उन्हें करनी है और बहुत ही सावधानी से करनी है। उन्होंने बताया कि ये जो हवन की जो सामग्री है इसे चलती नदी में, चलते पानी में विसर्जित करना है और तन्मय को गाड़ी से बाहर बिल्कुल भी निकलने नहीं देना है और जब ये विसर्जित करके वापस आएंगे तो उन्हें पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना है। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर उनसे एक ऐसी बड़ी गलती हुई जिसकी वजह से उनका पूरा परिवार मुसीबत में पड़ गया। जो तन्मय की मम्मी और पापा थे, दोनों जो हवन की जो सामग्री थी वो सतलुज नदी में विसर्जित करने के लिए जाते हैं और वहां पर विसर्जित करने के बाद जो वो वापस आ रहे थे तब तन्मय की जो मम्मी है उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पीछे से आवाज लगाई हो। ये सब सुनने के बाद वो पीछे मुड़कर देख लेती हैं, जिसके बाद वो जो एंटिटी थी वो तन्मय की मम्मी के पीछे आ जाती है। इसके बाद घर आने के बाद तन्मय की मम्मी है वो किसी से कुछ नहीं बताते और उनके साथ ये सारी चीजें शुरू हो जाती हैं। उन्हें स्लीप पैरालिसिस आने लगते हैं, उन्हें एंटिटी दिखाई देने लगती है, उन्हें ऐसा लगता था जैसे उनके कमरे में कोई चल रहा है, उन्हें मतलब जैसे उनकी कोई चादर खींच रहा है, ये सब कुछ उनके साथ होने लगा था। लेकिन वो किसी से कुछ नहीं बताते। वो एंटिटी अब उनकी मम्मी को परेशान करने लगी थी। प्रियांशु ने बताया कि उसके बाद लॉकडाउन खुल गया और तन्मय और जो उसके पापा थे वो काम पर जाने लगे और उसकी जो मम्मी थी वो अकेली घर में रहती थी, जिसकी वजह से जो एंटिटी थी उसकी मम्मी को बहुत ज्यादा परेशान करने लगी। उन्हें ऐसा फील होता था जैसे वो जो एंटिटी थी उसके आसपास है और वो उन्हें अपना जो होने का एहसास करवाती रहती थी। तो उसके बाद रात को जब उसकी मम्मी सोती थी तो उनकी भी आंख तकरीबन 1 से 1:30 बजे के बीच में खुल जाती थी और उन्हें ऐसा लगता था जैसे उनके आसपास कोई एंटिटी चल रही है। उन्हें स्लीप पैरालिसिस होने लगे। एक दिन इसी तरीके से उन्हें स्लीप पैरालिसिस हो रहा था, तभी उन्होंने जल्दी से अपना हाथ तन्मय के पापा की तरफ मारा, जिसकी वजह से उनकी आंख खुल गई। जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा कि जो तन्मय की मम्मी थी उनके बाल जो थे वो खुले हुए थे और जो उनकी आंखें थी वो बिल्कुल ही लाल हुई पड़ी थी। तन्मय के पापा के पूछने पर भी क्या हुआ तो तन्मय की मम्मी ने उन्हें बेड के ऊपर से धक्का दे दिया, जिसकी वजह से वो बेड के नीचे काफी जोर से गिरे और ये सब देख के काफी ज्यादा डर गए, क्योंकि उसकी जो मम्मी थी वो समझ चुके थे कि उनकी मम्मी के ऊपर बहुत ज्यादा पोजेशन हो गया है। वो जो एंटिटी थी वो तन्मय से निकलकर उनकी मम्मी के ऊपर आ गई है। वो काफी ज्यादा डर गए थे। तन्मय और उसके जो पापा थे उन्होंने उनकी मम्मी को काफी ज्यादा संभाला। 1-2 दिन तक तो काफी ज्यादा परेशान हो गए और उन्होंने सोचा कि फिर से इन्हें उन्हीं बाबा जी के पास चिंतपूर्णी माता मंदिर ले जाना पड़ेगा। लेकिन जब भी वो लोग चिंतपूर्णी माता मंदिर ले जाने के बारे में सोचते ही तभी जो तन्मय की मम्मी के ऊपर जो एंटिटी थी वो काफी ज्यादा एग्रेसिव हो जाती और वो काफी ज्यादा अपना विकराल रूप दिखाने लगती, जिसकी वजह से वो लोग उन्हें वहां पर नहीं ले जा पाते। लेकिन एक दिन कैसे तैसे करके हनुमान चालीसा का सहारा लेकर उन्हें गाड़ी में हनुमान चालीसा लगाकर उन्हें वहां पर ले जाया गया। वहां पर ले जाने के बाद उन्हीं बाबा को ये सारी बातें बताई गई, कैसे वो एंटिटी तन्मय से निकलकर उनकी मम्मी के ऊपर आ गई है। तो उन्होंने बाबा जी ने बताया कि जब वो लोग जो भी सामग्री विसर्जित कर रहे थे तो इन्होंने वहीं पर उन्हें पीछे मुड़कर देख लिया, जिसकी वजह से वो जो एंटिटी थी वो इनके ऊपर आ गई। बहुत कहने पर, बहुत मिन्नतें करने पर जो उन बाबा जी थे उन्होंने एक ताबीज बनाकर उनकी मम्मी को दी, जिसकी वजह से वो लोग इन्हें लेकर वापस घर आ गए। लेकिन आप सोच रहे होंगे ना कि ये हैप्पी एंडिंग है, सब कुछ नॉर्मल हो गया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद
जब भी उसकी मम्मी कभी भी जो ताबीज है वो निकाल देती है, वो जो एंटिटी है वापस इनके शरीर में आ जाती है और अपना असली रूप दिखाने लग जाती है। तो इन्हें ये इस चीज का तब पता चलता है जब उनकी मम्मी अजीब अजीब हरकतें करती, जैसे गर्म तेल में अपना हाथ डाल लेती, गर्म खाना अपने मुंह पे लगा लेती। ये ऐसी चीजें थी जब इन्हें पता चल जाता था कि वो जो एंटिटी है वो वापस इनकी मम्मी के ऊपर आ गई है। तो एट द एंड मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि हमें जब भी किसी पहाड़ के फंक्शन में या नाइट फंक्शन में हम कहीं जाते हैं तो हमें ज्यादा परफ्यूम लगाकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप माने ना माने ये चीजें होती हैं, जिसके साथ होती हैं सिर्फ उन्हें ही बिलीव होता है और जिनके साथ नहीं होती वो इस चीज पे बिलीव नहीं करते। लेकिन हमें अपनी सुरक्षा खुद ही करनी है, तो इसलिए हमें सावधानी बरतनी भी चाहिए। आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर दीजिए, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।